सो हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब आई थिंक साउंड का भी उतना इशू नहीं हो रहा होगा। अब साउंड भी सही आ रहा होगा। ठीक है, आज है लास्ट चैप्टर, क्लास नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फूड सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि कोविड-19 का टाइम आया था। जब कोविड-19 आया था, लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद हमारे घर से आना जाना, बाहर घूमना सब कुछ बंद हो गया था। ना कोई दुकान खुल रहा था, ना कोई फैक्ट्रीज खुल रही थी, ना कोई होटल, कुछ भी नहीं। पूरा इंडिया, पूरा दुनिया बंद पड़ा था। उस टाइम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी सारी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। वहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं बचा था बेचने के लिए, खाना बेचने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए ठीक है, सोचना पड़ेगा खाना खाने के लिए, सब्जी बेचना चाहिए, ग्रेन्स बिकने चाहिए, फूड ग्रेन्स बिकने चाहिए, बट मार्केट में कुछ अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि घर से निकलना ही नहीं था किसी को। इस टाइम में, ऐसे टाइम में जब घर से निकलना ही नहीं था, तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि कोविड-19 लंबा दौर था, ऑब्वियस बात है कि एक टाइम ऐसा आता है जब किसी के पास कोई स्टॉक में फूड नहीं बचता, किसी के पास कोई स्टॉक में फूड नहीं बचता। उस टाइम में क्या होता, ऐसे टाइम के लिए तो फिर गवर्नमेंट के पास पहले से स्टॉक में होना चाहिए ना खाना, ताकि देश में अगर ऐसा इमरजेंसी आए, देश में यदि ऐसा इमरजेंसी फिर कभी आए, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट, सॉरी, उन लोगों को खाना दे सके जिनको नॉर्मल डेज में भी खाना नहीं मिलता है। उन लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुंचा सके जो नॉर्मल डेज में भी फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए संकोच करते हैं, उतना कमा नहीं पाते हैं कि जाके चावल सब्जी और बढ़िया बढ़िया चीज़ खरीद सके, है ना। एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनका नॉर्मल डेज में खराब है हालत, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में तो पूरी दुनिया का हालत खस्ता हो गया था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। बट नॉर्मल डेज में भी जिसका हालत खस्ता है, एटलीस्ट उसके लिए तो गवर्नमेंट क्या करे, एक ऐसा प्लान उसके अंदर होना चाहिए कि फूड की सिक्योरिटी हो, एटलीस्ट क्या हो, कंट्री में फूड की सिक्योरिटी हो। गर्मी बहुत है तो रह रह के मुंह पोंछना पड़ेगा पसीने की वजह से। ठीक है, तो आखिर हम लोग बात करें कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। अगर हम लोग अर्लियर टाइम का बात करें, यानी कि पहले के टाइम में फूड सिक्योरिटी को ऐसे देखा गया कि बस देश में खाना होना चाहिए, देयर शुड बी फूड अवेलेबल इन द कंट्री। कंट्री में, देश में, नेशन में फूड अवेलेबल होना चाहिए। यानी पहले फूड सिक्योरिटी का सिर्फ एक ही डायमेंशन था, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए फूड। देश के अंदर फूड अवेलेबल है तो ठीक है, देश के अंदर फूड यदि अवेलेबल है तो ठीक है, हम लोग सेफ है, फूड इज सिक्योर। बट इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया, एक इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इंडियन है, अमर्त्य सेन। इसको किसने ठीक किया, अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने ये बात कहा कि चलो ठीक है, अगर किसी देश के अंदर फूड अवेलेबल है, बट ये भी तो देखना जरूरी है ना कि उस फूड तक हर कोई पहुंच पा रहा है कि नहीं, हर किसी तक वो फूड पहुंच पा रहा है कि नहीं। फूड में, स्टॉक में बहुत सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन जो जरूरतमंद है उस तक वो खाना पहुंच रहा है कि नहीं, ये जानना इम्पोर्टेंट है। और ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि कहीं किसी के साथ भेदभाव या फिर किसी को रोका नहीं जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो कि देश के अंदर फूड का स्टॉक भी होता है ना। यानी कि उसको एक्सेस होना चाहिए, जो यहाँ के लोग हैं उनका एक्सेस होना चाहिए कि हाँ, उनको पता हो उनके नज़दीकी जो खाना, फूड ग्रेन्स है। अब सपोज करो कि हम गांव में बैठे हैं, गांव देहात छपरा में, ठीक है, और मेरे घर खाना बचा नहीं, हमको खाना की ज़रूरत है और हमको पता भी है कि ठीक है, फूड स्टॉक होता है, फूड स्टॉक होता है, सरकार के पास फूड जो है, फूड सिक्योर रखा हुआ होता है इमरजेंसी के लिए या किसी में ज़रूरतमंद के हेल्प के लिए। ठीक है, ये हमको पता है, बट इसके लिए हमको छपरा से दिल्ली जाना पड़ेगा। वो तो पता है, लेकिन सारे सरकार कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, तो हमको छपरा से दिल्ली निकलना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, जिसके घर में खाना नहीं है वो दिल्ली के जाके सपना कैसे देखेगा, है कि नहीं। जिसके घर में खाना ही नहीं है वो दिल्ली जाने का सपना कैसे देखेगा। तो एक बात उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो लोकल लोग हैं उनके पास में उनको एक्सेस होना चाहिए, उनके आसपास में ये चीज़ें जो स्टोर करके देश में रख रहा है सरकार, जो गवर्नमेंट रख रही है खाना स्टोर करके या जो भी, उसको पहुंचना चाहिए हर किसी के पास।
जो ज़रूरतमंद है उसके पास ये खाना पहुंचना चाहिए, एंड दे शुड हैव एक्सेस, उनके पास एक्सेस हो, इस खाना उन तक पहुंचे। ठीक है। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड कर सके हम लोग, है कि नहीं। अब तो खैर ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट कई जगह, कई ऐसी स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को भी फ्री कर देती है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आय के बारे में, AAY, अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंदर 35 किलो का ग्रेन हर महीने फ्री मिलता है। बट अगर पहले टाइम का बात करें या फिर अभी भी हम लोग बात करें, बहुत एक नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में अगर फूड मिल रहा हो, तो एटलीस्ट ऐसे लोग होना चाहिए कि वो प्राइस को अफोर्ड कर सके। उनको ग्रेन्स खरीदने जाना है, उनको फूड ग्रेन्स खरीदने जाना है, तो वो उसको अफोर्ड कर सके, उतना उतना पैसा उनके पास होना चाहिए कि वो मिनिमम प्राइस में खरीद सके। अब पता चला किसी का सैलरी ही 2 रुपया है और फूड ग्रेन मिल रहा है 15 रुपये किलो, तो कहाँ से खरीदेगा बेचारा, है ना। तो ये 3 डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के, अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेबिलिटी का मतलब क्या है कि देश के अंदर भाई फूड ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, देश में काफ़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये है अवेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, कि हर किसी तक वो फूड ग्रेन्स पहुंचे, या फिर जो उसका जिसको जरूरत है उसकी सबसे ज़्यादा, वहां तक एटलीस्ट ये फूड ग्रेन्स पहुंचे। और अफोर्डेबिलिटी की, अगर नॉमिनल प्राइस भी है तो उतना हो कि उसमें इंसान या हर कोई जिसको फूड की ज़रूरत है वो उसको खरीद सके। ठीक है, तो ये 3 बेसिक डायमेंशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा कंडीशन है जब एक इंडिविजुअल, जब एक कोई इंडिविजुअल हो, जब कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई एरिया हो या कोई कंट्री हो या फिर ग्लोबल लेवल पे ही क्यों ना हो, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ही क्यों ना हो, जो खाना है, जो फूड है, वो सिक्योर्ड होना चाहिए। फूड सिक्योर एग्जिस्ट, फूड जो है वो कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, लोगों की जरूरत के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग समझेंगे कि जरूरत भी सिर्फ पैंडेमिक में ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी समझने के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग समझते हैं कि वाई फूड सिक्योरिटी, उसी में अभी जो हम बात बोलने वाले थे उसमें आ जाएगा कि फूड सिक्योरिटी क्यों, वाई। देखो, हम लोग पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, कल हम लोग पढ़ रहे थे APL और BPL के बारे में। BPL में पुअर लोग आते हैं जिनकी सैलरी मार्जिन भी बहुत कम होती है, जिनके कमाने के मार्जिन बहुत बहुत एक्सेस कम होता है। कई कई ऐसे होते हैं जो 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये है कि भाई जो BPL वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक खाना पहुंचाया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए, कई बार ऐसा होता है जो APL लोग हैं, जो एबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी जरूरत पड़ सकता है खाना का। जैसे कोविड-19 में अच्छा अच्छा लोगों को खाना का जरूरत पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसे पैंडेमिक्स में या फिर डिजास्टर में, सपोज करो कि गांव में क्या फ्लड आ गया या बाढ़ आ गया, उस टाइम भी बचाव का काम करते हैं लोग, तो खाना वाना लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर सुनामी आ गया या कहीं पे अकाल पड़ गया, फेमाइन हो गया। फेमाइन को थोड़ा डिटेल में समझाया बुक के अंदर। फेमाइन, फेमाइन क्या होता है, फेमाइन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अकाल। फूड की शॉर्टेज की वजह से, फूड के शॉर्टेज की वजह से जब लाखों की संख्या में डेथ होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फेमाइन, यानी कि अकाल। ठीक है, यानी कि हम लोग समझे कि फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, तो पहले तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है। दूसरा, अगर देश में कोई पैंडेमिक आ जाए या फिर देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, जब लोगों का आना जाना काम करना सब कुछ बंद हो जाए, लोग घर पे बैठे रह जाए, उस टाइम उनको खाना की जरूरत होगी, तो सरकार के पास स्टॉक में होना चाहिए कि वो दे सके खाना, वो लोगों तक पहुंचा सके खाना। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, हम रोकते हैं वीडियो को, पानी, आई नीड वाटर। तो भाइयों और बहनों यार, अ, गर्मी ने हालत खराब कर दी है, बहुत एक्सेस गर्मी हो रहा है, बिना पानी के रहा नहीं जा रहा है। पानी जितना
पी रहे उतने पसीना आ रहा है। ठीक है, फिर अभी हम वीडियो भी स्टार्ट कर दिए लेकिन फिर पसीना आ गया। तो ठीक है, तब तक हम लोग समझे कि भाई गरीबों को नहीं अमीरों को भी फूड सिक्योरिटी से काफ़ी फायदा हो सकता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि देश के लिए भी फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई तरह का भी इमरजेंसी आ सकता है देश के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए फूड का सिक्योर होना एक लेवल तक बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, बात करते हैं कि एक टाइम था फेमाइन, बेसिकली तो एक 1943 का टाइम था। 1943 1943 में द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल का अकाल। ठीक है, 1943 में बंगाल का अकाल जो है हुआ था। बंगाल में काफ़ी खतरनाक अकाल आया था और इसमें करीब 28 से 30 लाख लोगों की जान गई थी। 28 से 30 लाख लोग भूखे क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, हालांकि इसके बाद इतना हाई लेवल का फेमाइन देखने को इंडिया में नहीं मिलता है, बट फिर भी इंडिया में कई तरह के भाई जब इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है, यहाँ इतने तरह के वेदर कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कहीं भी डिजास्टर आ सकता है, कहीं भी सुनामी आ सकती है, कहीं भी बाढ़ आ सकता है, कहीं भी सूखा पड़ सकता है। ठीक है, इस वजह से कंट्री के पास एक फूड स्टॉक होना चाहिए, ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। अभी तक हम लोग समझे कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि वाई फूड सिक्योरिटी, आखिर फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देश में इमरजेंसी भी आ सकता है, प्लस में देश में गरीब लोग भी हैं। ठीक है, जो 2 टाइम का खाना भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। तीसरा सवाल आता है कि फूड सिक्योरिटी किन किन लोगों के लिए है, और बेसिकली कौन से ऐसे लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी, जिनकी वजह से फूड सिक्योरिटी यार नाम ही दिया गया। बोला गया कि हु आर फूड इनसिक्योर। फूड सिक्योरिटी किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है, ज़्यादा चांसेस है कि उनको फूड सिक्योरिटी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट दे आर मैक्सिममली फूड इनसिक्योर। ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, प्लस में वो काफ़ी इनसिक्योर भी है इससे। तो हु आर फूड इनसिक्योर, हु आर फूड इनसिक्योर। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी की, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे, हम लोग कुछ इकोनॉमिकल ग्रुप्स की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि गांव का सीन क्या है। ठीक है, शहर में कौन से ऐसे लोग हैं जो फूड से इनसिक्योर हैं। सी, शहर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो शहर में सबसे ज़्यादा जो फूड इनसिक्योरिटी जिसके चांसेस हैं, वो वैसे लोगों के हैं जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो क्या है, कैजुअल दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, या फिर जो सीजनल वर्क करते हैं। ठीक है, जो सीजनल वर्क करते हैं, यानी कि जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो सीजनल वर्क करते हैं, जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं। ठीक है, जो जो पॉपुलेशन स्लम एरिया में रहती है, जो पॉपुलेशन कहाँ रहती है, स्लम एरियाज में रहती है, इन लोग खासकर कहाँ पे, अर्बन, शहरी क्षेत्र में, इन लोग खास करके अर्बन एरियाज में फूड के लिए काफ़ी इनसिक्योर हैं। ठीक है, इनको कभी भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। उफ, गर्मी। अगर हम लोग बात करते हैं गांव देहात की, रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में क्या ही बोल सकते हैं यार, वहाँ तो काफ़ी लोग, जैसे मान लो सपोज करो कोई स्मॉल फार्मर है जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, या फिर जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, इतना ही ज़मीन है कि उसमें से जो अनाज पैदा होगा वो अपना ही घर में ख़त्म हो जाएगा, वो बेचने का नौबत भी नहीं आएगा, अपना ही घर में सारा निपट लिया अनाज। ठीक है, तो गांव में तो काफ़ी लोग हैं, जैसे मान लो कोई लैंडलेस लेबर है भाई, उसके पास अपना खुद का ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, कोई एग्रीकल्चरल लेबर है, कोई एग्रीकल्चरल लेबर है। ठीक है, यानी कि जो दूसरों के खेतों पे काम कर रहा है। अब दूसरों के खेतों पे काम कर रहा है भाई, उसको भी बहुत टेंशन है, उसको भी पता नहीं है कि भाई भर साल काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, और भर साल काला काम करवाएगा। जितना दूर सपोज करो, अच्छा ऐसा भी होता है कि किसी को भाई बीज बोने के लिए अलग वर्कर
ठीक है, पानी पटाने के लिए अलग वर्कर, हार्वेस्टिंग के लिए अलग वर्कर, उसका भी अलग टेंशन है कि भाई ये हमको पूरा क्रॉप, जितना भी क्रॉप मतलब बीज बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का पूरा काम हमको देगा, कि खाली एक ही काम करने को मिलेगा हमको, सिर्फ हार्वेस्टिंग करो या फिर सिर्फ सोइंग करो या फिर सिर्फ पानी पटाओ, इसका भी टेंशन रहता है लेबर्स को। ठीक है, फिर जो छोटा मोटा दुकान खोल के बैठे हुए हैं, स्मॉल स्मॉल वर्कर्स, ठीक है, जो छोटा मोटा दुकान उकान खोल के बैठे हुए हैं, मतलब जो गुमटी उमटी खोल के बैठा हुआ है, कितना ही उन लोग भी फूड इनसिक्योर ही है। भाई गुमटी में क्या ही रख लेगा गाँव के अंदर, ठीक है, दालमोट रखेगा, ठीक है, और पान मसाला रखेगा, बोलो दुबा के, तो यही सब रख सकता है, ठीक है। और गांव देहात से हम लोग क्या मतलब एक्सपेक्ट की बात नहीं है, गांव देहात में आप क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है, गांव में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब सपोज करो कि गांव में जाके हम पूरा एकदम क्या कर रहे हैं, हम क्या उसको बोल सकते हैं, हम लोग गाँव में एकदम खोले हुए हैं हम एडिडास का शोरूम, फ्रेंचाइजी लेके एडिडास का शोरूम खोल देगा, हमें केक खरीदेगा, दामे सुन के सब भाग लेगा, देखेगा 16,000 का जूता, बोलेगा 1600 में, 1600 बहुत ज़्यादा, 160 रुपये में दा, सीधे बोलेगा इस बात को, ठीक है। तो गांव देहात में उतना अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाता है, रीज़न है कि उतना डेवलपमेंट है नहीं, गांव देहात पे ज़्यादा कोई ध्यान देते नहीं है मिनिस्टर, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाने का ध्यान देते ही नहीं है। आज बिहार से मैक्सिमम लेबर बाहर काम करने जाते हैं, रीज़न क्या है, यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ले देखिए कोई सामने यहाँ से हमको दिख रहा है, वो सीमेंट फैक्ट्री, उसके अलावा तो कोई फैक्ट्री नहीं है बिहार में, तो बहुत कम इंडस्ट्रीज़ का व्यवस्था, वरना बाहर हम लोग क्यों लेबर भेजेंगे, अपने बिहार में कहीं नहीं लेबर रखेंगे, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि भाई बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलता है, गलत है, ठीक है। बिहार के जन्मे हुए IAS IPS बनते हैं बाहर जाके पढ़ के, बिहार में तो इतना अपॉर्चुनिटी है कि आदमी पढ़ लेगा, ठीक है, और इतना अच्छा मास्टर भी है कि आदमी पढ़ लेगा, ठीक है। फिर भी कुछ बड़े अच्छे अच्छे भी टीचर हैं हम लोग के, ठीक है, बिहार में, बिहार भी कम नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा है ना कि बिहार का सीन कुछ और बना हुआ है, इसको पॉलिटिकली इतना ख़राब कर दिया गया है, पॉलिटिक्स, बिहार में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ और नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स ही है, यहाँ लड़ाई नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू यादव, और कोई है ही नहीं, चौथा इंसान है वो तेजस्वी यादव, ठीक है, और उसके लिए वो सब पलाए पगलाए हुए हैं, उसके लिए सब लोग, बिहार कैसा छवि खराब है। तो गांव देहात की अगर हम बात करते हैं तो लैंडलेस लेबर है, जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो स्मॉल वर्कर है, जो आर्टिशंस हैं, ठीक है, लोहार हो गया, लोहार है, फिर जो मिट्टी वाला बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, इन लोग थोड़ा सा फूड इनसिक्योर है गाँव में, ठीक है। तो दोनों एरियाज में ये ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जो फूड इनसिक्योर्ड हैं, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी, इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है, इनको कभी भी फूड की ज़्यादा, तो इनको कभी भी फूड की समस्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, जिसमें क्या था कि वो वैसे लोग जो कभी भी 2-3 साल के अंदर या एक ही साल के अंदर गरीब हो सकते हैं, सिमिलरली ये लोग भी हैं, इन लोग को कभी भी खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी इन लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं, ये तो अर्बन एरियाज वगैरह का हो गया, सोशल ग्रुप्स की भी बात करते हैं हम लोग। सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे SC ST वाले लोग, या फिर लोअर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिनका उतना खेती बाड़ी नहीं है, ठीक है, जो ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है काम करने का, ठीक है, उन लोग भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। और इन लोग में खास करके जो महिलाएं होती हैं, इन सब में जो महिलाएं होती हैं उनको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से मेल न्यूट्रिशन का, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर नरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कुपोषण, एकदम पूरा हड्डी वड्डी सब दिखाई देगा, ठीक है, एकदम पतला पतला दुबला हो जाएगा, हड्डी वगैरह सब दिखाई देगा। और इसमें मेन दिक्कत ये है ना कि अगर किसी महिला को हो जाता है मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनका जो बच्चा होगा, ठीक है, उनका जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, कुपोषित होगा, उनका बच्चा भी होगा वो कैसा रहेगा, कुपोषित ही रहेगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार करीबन 11 करोड़ ऐसे महिलाएं और बच्चे हैं, 11 करोड़ जो कुपोषण के शिकार हैं, जो कुपोषित हैं। बाप रे बाप रे, बहुत प्यास लग रहा है, बहुत गर्मी है भाई। तो वैसे लोग जो बहुत मतलब महिलाएं और बच्चे करीबन 11 करोड़ ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है।
और कुपोषण का मेन रीज़न क्या होता है? आपका अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट मतलब जितना आपको फाइबर, प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत है उतना आपको मिल भी नहीं किया कभी, ठीक है? सबसे ये मेजर रीज़न होता है। अब आपको अगर ये प्रॉपर डाइट नहीं मिला है, इसका मतलब आपको फूड नहीं मिला है, राइट? आपको डाइट नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर फूड नहीं मिला है। जो प्रॉपर फूड नहीं मिला है, यानी डेफिनेटली यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि आप फूड इनसिक्योरिटी के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपको खाना नहीं मिला, तभी तो आप अंडर नरिश्ड हैं, तभी तो आप कुपोषण के शिकार हो गए, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिली, खाना नहीं मिला। इसके अलावा कई ऐसे हमारे कंट्री के अंदर स्टेट्स भी हैं, कई ऐसे राज्य और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जहाँ पे उतना एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे ट्राइबल लोगों का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि आदिवासी जनजाति लोग वहाँ ज़्यादा रह रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है? ऐसे क्षेत्र में भी फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ वहाँ पे मनी जनरेशन है नहीं, फूड ग्रेन्स है नहीं, क्रॉप्स है नहीं, ठीक है? तो वैसे जगहों में भी ज़्यादातर क्या होता है, गरीबी दर की वजह से देखा जाता है फूड इनसिक्योरिटी। जैसे स्टेट का हम लोग कुछ बात करते हैं, जैसे तुम पढ़ोगे स्टेट में यूपी। अब यूपी को काउंट करना सही नहीं है, बिकॉज अगर देखा जाए तो यूपी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री, काफ़ी डेवलप्ड स्टेट हो गया है, ठीक है? तो बात करते हैं कि जैसे बिहार हो गया, ठीक है? बिहार है, यूपी है, ठीक है, और उड़ीसा वगैरह हो गया। ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जो बहुत पिछड़े स्टेट हैं, ठीक है? काफ़ी पिछड़े स्टेट है, प्लस में यहाँ पर उतना एम्प्लॉयमेंट चांसेस नहीं है, उतना मनी जीडीपी जनरेशन नहीं है। हालांकि यहाँ के कुछ बेवकूफ़ पॉलिटिशियन लोग बोलते भी हैं कि बिहार का तो सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। काफ़ी योगदान है बिहार का जीडीपी में। बताइए क्या योगदान है बिहार का जीडीपी में? बिहार का योगदान बस छोड़ो, कोई बोलना सही नहीं है। बिहार का योगदान पास्ट में काफ़ी अच्छा था, प्रेजेंट में जीरो है बिहार का योगदान। जीडीपी में बढ़ने का बिहार का योगदान बहुत बढ़िया है कि देश में राजनीति का चेहरा एकदम खराब करते जा रहा है, बिहार का छवि खराब करते जा रहा है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिहार में, राइट? बात करते तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो फूड इनसिक्योर्ड है, वहाँ के रीजन की वजह से, वहाँ वैसा क्षेत्र वैसा माहौल है उसकी वजह से, ठीक है? प्लस में अगर और हम लोग बात करें तो इतने काफ़ी होना चाहिए मेरे ख्याल से। अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, सोशल ग्रुप्स हो गए, कुछ स्टेट्स हो गए, ठीक है? तो ये वैसे लोग हैं या वैसा क्षेत्र है जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ के लोग काफ़ी वल्नरेबल हैं टू द फूड। 2 टाइम का खाना भी इनको नसीब ठीक से होगा, नहीं होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? 2 टाइम का ढंग से इनको खाना भी नसीब नहीं है। मिला-जुला के बात यही है। दे आर रियली फूड इनसिक्योर्ड। ये कैसे लोग हैं? ये फूड इनसिक्योर्ड लोग हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अब लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही, सिंस इंडिपेंडेंस, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका भी प्रॉपर यही मानना है, वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, ठीक है? हमें फूड सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट। और उसके लिए जो वहाँ के पॉलिसीज मेकर हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि फिजिकली और इकोनॉमिकली, चाहे फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, हर किसी को, एवरी वन शुड हैव एक्सेस एक्सेस टू न्यूट्रिशियस सफिशिएंट एंड सेफ फूड। इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये गवर्नमेंट की सोच काफ़ी बढ़िया रही है इसको लेके। उन्होंने इस बात को समझा कि इंडिया में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को और बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया 800 साल की गुलामी के बाद, है ना,
अब 800 साल में, मतलब वो मत समझना कि 800 साल अंग्रेज, 800 साल नहीं, इंक्लूडिंग मुगल वाला भी, ठीक है। तो मुगल और अंग्रेज दोनों को मिला के इतने बड़े गुलामी के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, तो ऑब्वियस सा बात है कि थोड़ा बहुत क्या है, उतना अच्छा सीन नहीं होगा इंडिया का, ठीक है। गरीबी अपने चरम सीमा पर होगी इंडिया में। इस बात को काफ़ी अच्छे से समझते हुए और इनकी सरकार ने, जो सरकार थी उस टाइम की जो सरकार थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉलिसीज डिसीजन लिए इस चीज़ को सही करने को, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी को सही रखने का इंडिया में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इतना हाई प्रोडक्ट, अच्छा खास करके इसमें दो, वीट और राइस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इतना सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि वो इंडिया जो कभी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किया करता था, जो कभी फूड ग्रेन, सॉरी, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किया करता था। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई सामान अपने देश में आना। जो एक टाइम ऐसा था कि इंडिया में बाहर से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया जाता था, ग्रीन रिवोल्यूशन ने इनके प्रोडक्शन को इतना बूस्टअप किया, इतना बूस्टअप किया कि अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। अब इंडिया फूड ग्रेन्स को बाहर भेज रही है, दुनिया भेज रही है फूड ग्रेन्स को, ठीक है। इंडिया इतना कैपेबल स्थिति में आ गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और काफ़ी अच्छा खासा इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। हालांकि ये काफ़ी कम क्षेत्रों तक ही फैल पाया, बहुत पूरा इंडिया में ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं फैला था, बहुत लिमिटेड एरिया में फैला हुआ था। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। इन जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन फैला और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, काफ़ी हाई प्रोडक्शन हुए यहाँ पे, ठीक है। वीट और राइस दोनों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाई प्रोडक्शन हमको देखने को मिला, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो हो गया, बट एक बात ये हमको समझने की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी का दो नियम। फूड सिक्योरिटी का जो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया अपनाया है भाई, ठीक है। दो चीज़ क्या, कि भाई पहले आपको फूड को स्टॉक करना होगा, जमा करना होगा, ठीक है। प्लस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया, गवर्नमेंट ने काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया इसको, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी के मूवमेंट का दो मेन कंपोनेंट, एक था हमारा बफर स्टॉक, एक था बफर स्टॉक, और एक है पीडीएस। पीडीएस म्हणजे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। श्री ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से इंडिया का स्थिति बहुत मजबूत हो गया था, ठीक है। और इंडिया का स्थिति काफ़ी मजबूत हो गया था और फूड ग्रेन्स का काफ़ी सरप्लस क्या होता था, सरप्लस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। इतना ज़्यादा हो गया था कि इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा था फूड ग्रेन्स को, राइट। और अब उस फूड ग्रेन्स को स्टॉक में करना था, उसको जमा करके रखना था और हर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, राइट है। तो सही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया, दैट इज़ बफर स्टॉक और पीडीएस। अब हम लोग समझते हैं बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक, सी बफर स्टॉक एफसीआई के अंदर आता है। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली बफर स्टॉक में क्या होता है ना, कि इट इज़ अ स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ये फूड ग्रेन्स आते कहाँ से हैं, तो जो एफसीआई होती है गवर्नमेंट के थ्रू एक प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। जो फूड ग्रेन पैदा होगा उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी बोलते हैं इसको, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये प्राइस पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि जब जो खेत में जो किसान है वो अपना भाई
सोइंग करेंगे, जब वो सीड मतलब बीज बोएंगे, उससे पहले एमएसपी बता दिया जाता है, ठीक है। लोगों को, फार्मर्स को एमएसपी यानी कि उतना अमाउंट पैसा, एमएसपी पैसा है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, पैसा दे दिया जाता है कि आप प्रोडक्शन करें, ठीक है। और उस पैसे के हिसाब से आपसे हम ग्रेन्स खरीद लेंगे, यानी किसानों से एक इंडियन गवर्नमेंट ग्रेन्स खरीदती है और उसको कहाँ स्टॉक करती है, ग्रैनरीज में, जिसे हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। यानी कि बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक में बेसिकली फूड ग्रेन्स को जमा किया जाता है। और वो फूड ग्रेन्स कहाँ से आता है, तो वो गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से, और उसके बदले जो उन्हें पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब ये जो फूड है वो बफर स्टॉक में आके जमा हो गया, ठीक है। अब वो मैं बफर स्टॉक में जमा हो गया, ठीक है। और अब इसको वो क्या करना है, पूरे इंडिया में फैलाना है, पूरे इंडिया में हर किसी तक इसको क्या करना है, पहुंचाना है। उसके लिए है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं उसको हर पूरे इंडिया के रिमोट रिमोट एरियाज में, छोटे बड़े गांव शहर देहात में राशन की दुकान पे, राशन की दुकान पर भेजा जाता है, राशन की दुकान पे फूड ग्रेन्स को भेजा जाता है, ठीक है। और वहाँ से फूड ग्रेन्स जो भी ज़रूरत है, जो भी बीपीएल वाले लोग हैं या एपीएल लोग हैं जिनके पास भी राशन कार्ड बना हुआ है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट में ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीडीएस जो होता है, जो पीडीएस होता है वो मार्केट के प्राइस से कम प्राइस में फूड अवेलेबल कराता है लोगों को, ठीक है। मार्केट के प्राइस से कम प्राइस में लोगों को फूड अवेलेबल कराता है, किसमें, राशन की दुकान में। और राशन की दुकान में बेसिकली आपको राइस का, वीट, या सीधे ग्रेन्स बोलते हैं ना, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ये सब अवेलेबल होता है राशन की दुकान पर। तो ये चीज़ें हर एक व्यक्ति को जिसके पास राशन कार्ड है या जिसको ज़रूरतमंद है, गरीब है, उनको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ऐसा फिक्स है कि 35 kg भर, 35 kg फूड ग्रेन्स, 5 kg शुगर और 5 लीटर केरोसिन, ये दिया जाता है, ठीक है। और इशू प्राइस होता है, कौन सा प्राइस, इशू प्राइस। ये इशू प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस से कैसा होता है, कम होता है। यानी कि सपोज करो कि अगर मार्केट में जो गेहूं है वो 20 रुपये किलो है, तो वही पीडीएस के थ्रू राशन की दुकान पे आपको मिलेगा 15 रुपये किलो। यानी कि मार्केट के प्राइस से कम प्राइस में आपको दिया जाता है फूड ग्रेन्स। क्लियर है यहाँ तक। ये जो राशनिंग का स्टार्टिंग होता है, राशन की दुकान का स्टार्टिंग, राशन शॉप्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये मतलब ऐसा है कि 1940s में ये पहले तो स्टार्ट हुआ था, यानी कि ग्रेट फेमाइन जो आया था बंगाल का, उससे कुछ साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। बट इसको उतना तवज्जो नहीं मिला, ठीक है, इतना उसको भार धार नहीं मिला, ठीक है, आ गया, खुल गया, मिल गया, खत्म करो, उतना मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो एनएसएसओ है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 3 प्रोग्राम को एनालाइज किया, 3 प्रोग्राम को इंसेंट किया, स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहला था पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, आईसीडी। तीसरा था एफडब्ल्यू, फूड फॉर
वर्क, फूड फॉर वर्क, आईसीडी, इंटीग्रेटेड, आईसीडीपी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क। यानी कि ये ऐसे काम एनएसएसओ ने एक चीज़ को पकड़ा था, हमको भी ये चीज़ समझना होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि सबसे पहले हमें फोकस करना होगा फूड सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, rather देन हम ऐसा भी कुछ सिस्टम, ऐसा भी कुछ स्कीम्स लेके आए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जो देश में क्या करे, रोजगार जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। साथ ही हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी भी खत्म हो। क्योंकि सी ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब तक पॉवर्टी नहीं खत्म होगा तब तक फूड सिक्योरिटी का कोई वैल्यू, मतलब ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, अब सपोज करो कि हम सपोज करो कि हम एक कंट्री के हेड हो, ठीक है, और हम 100 केजी का स्टॉक रखे हैं कि भाई सपोज करो कोविड-19 के जैसा कोविड-25 आ गया, तो उस टाइम को 100 केजी को अपने जनता में बांटना होगा, उस टाइम को 100 केजी अपने जनता में बांटना होगा। बट इतने ज़्यादा जब अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, इतने गरीब लोग होंगे, तो 100 केजी तो एक ही साल में पूरा बटा जाएगा, ठीक है ना। वो पैंडेमिक का वेट नहीं करना होगा, डेली 10-10 किलो करके बांटते रहेंगे हम लोग, पूरा तो स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली ये है कि जब तक गरीबी नहीं हटेगा, फूड सिक्योरिटी का बेटर, मैंने हाँ, फूड सिक्योरिटी का बेटर लोग बोल सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं निकल सकता है। फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए है, राइट, बट उसको पर डे के हिसाब से यूज़ हो, पर मंथ के हिसाब से यूज़ होगा, राशन शॉप पे जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम में या फिर कोई दिक्कत के टाइम में, जब देश को किसी प्रकार का समस्या से गुजर रहा होगा, उस टाइम में फूड की शॉर्टेज होगी, उस टाइम में फूड का कमी होगा, और फिर से एक बंगाल के अकाल जैसा भारत का अकाल आने की संभावना बन सकती है। बट कोविड में हम लोग देख सकते हैं, कोविड में हमको लगता है कि बहुत कम ही दिक्कत हुआ होगा किसी को खाना का, ठीक है। बहुत लोगों को खाना का दिक्कत, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत लोगों को खाना का दिक्कत हुआ, बहुत लोग खाना से हेल्प भी किए हैं, ठीक है, खाना खिलाकर लोगों का हेल्प भी किए हैं। बाकी देशों के मुकाबले इंडिया का परफॉर्मेंस शायद कोविड में बहुत बेहतर था, ठीक है। सेकेंड वेव को थोड़ा छोड़ दिया जाए तब, क्योंकि सेकेंड वेव में भाई बहुत खतरनाक ऑक्सीजन का डिमांड था और बहुत मौतें भी हुई थी, ठीक है। तो एनएसएसओ ने ये 3-4 स्कीम लॉन्च किया था, और इसके अंतर्गत 2 स्कीम और बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, 2 स्कीम, एक था AAY और एक था AS। AAY था अनुयोदन अनुयोदन अन्न योजना, अन्न योजना, अनुयोदन अन्न योजना। इसके अंतर्गत बहुत गरीब लोगों को, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर, पुअरेस्ट ऑफ पुअर लोगों के लिए 35 केजी ऑफ ग्रेन, 35 केजी ऑफ ग्रेन फ्री कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? फ्री कर दिया गया था। और एएस भी था अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, यहाँ भी फ्री भोजन की व्यवस्था, ठीक है। तो 2 मेन स्कीम हो गए मेजर, AAY आय और AS अन्नपूर्णा स्कीम। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग पीडीएस पे थोड़ा और बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में से एक पीडीएस को माना जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी में से एक था पीडीएस, ठीक है। हालांकि इसको कई बार चेंजेस भी किया गया, इसके अंदर कई बार चेंज किया गया, कई नए नए बदलाव किए गए। जैसे हम लोग पहले बात करें तो पीडीएस में कोई ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये सबके लिए था, अवेलेबल फॉर ऑल, पीडीएस सिस्टम फॉर ऑल, चाहे वो पुअर हो या नॉन पुअर हो, ये सब के लिए था। बट इसको थोड़ा और क्या किया गया, और किया गया, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम आएगा रिवैम्प्ड पीडीएस। इसको थोड़ा और टारगेटेड बनाया गया, इसको बोला गया कि भाई ये इतना ही दूर तक लिमिट मत रखो, इसको दूर दूर तक फैलाओ, ठीक है। पीडीएस सिस्टम जो है ना, वो एक देश के लिए मतलब लिमिटेड मत रखो कि जो आना है ले जाओ, इसको फैलाना स्टार्ट करो। तो ये आरपीडीएस बना, रिवैम्प्ड पीडीएस, यानी संशोधन किया गया, चेंज किया गया, और इसको लगभग 1700 ब्लॉक तक फैलाया गया,
ठीक है। 1700 ब्लॉक्स तक फैलाया गया। इसमें और चेंजेस किया गया, इसको थोड़ा और टारगेटेड बनाया गया। यानी कि हमारा जो मेन मुद्दा है, टारगेट हम लोग जिसके लिए पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिसके लिए फूड सिक्योरिटी स्टार्ट किए हैं, वो टारगेटेड से स्टार्ट हुआ, टारगेटेड पीडीएस से। और ये पहली बार था जब यहाँ पे प्राइस में चेंज आया। जब यहाँ पे क्या आया, प्राइस में चेंज आया। यहाँ पे पुअर के लिए अलग प्राइस था और नॉन पुअर के लिए अलग प्राइस था फूड ग्रेन्स में, ये पहली बार था। और बिल्कुल ये टारगेटेड था कि इसको मतलब रिमोट एरिया तक भेजा जाए, मतलब ऐसा एरिया जो एक्सेस में नहीं है इंडिया के। इंडिया के एक्सेस कहने मतलब कि बहुत लोग जानते भी नहीं, कितना एकदम बिल्कुल इंटरनल इलाका है, बिल्कुल गांव देहात एकदम प्योर गांव देहात। अब ऐसा इलाकों तक इसको क्या किया जाए, पीडीएस सिस्टम को राशन शॉप्स के थ्रू पहुंचाया जाए। ठीक है। पीडीएस इज वन ऑफ द बेस्ट माना गया, और उसी के अंडर बफर स्टॉक को भी बेस्ट माना गया। बट इन दोनों का काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, काफ़ी इनके बारे में बुरी चीज़ें, मतलब ऐसा क्या है, आलोचना बहुत ज़्यादा हुई, क्रिटिसाइज्ड। वाई दे आर क्रिटिसाइज, कहा गया कि भाई अब इन तरह के चेंजेस हम लोग लाएंगे, प्राइस में चेंजेस अगर लाएंगे, तो ऐसा होगा कि जो नॉन पुअर है उनको मार्केट के प्राइस में ही मिल रहा है। जो नॉन पुअर लोग हैं उनको तो मार्केट के प्राइस में मिल रहा है, तो क्यों सरकारी दुकान पे आके फालतू आइटम खरीदेंगे। वो मार्केट से ही खरीद लेंगे, शायद मार्केट में वहाँ से ज़्यादा फ्रेश मिल जाए, तो वो मार्केट से ही खरीद सकते हैं। ठीक है। प्लस में ऐसा है कि बफर स्टॉक में जमा करते हैं बहुत टाइम तक, जब ग्रैंडरी में अनाज रहता है, फूड ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है। तो या तो वो रखे रखे सड़ रहे हैं, ठीक से उनका केयर नहीं हो रहा है, या तो रखे रखे सड़ रहे हैं, या फिर उसको चूहा खा जा रहा है। ठीक है। राशन की दुकान में जा रहे तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं दे रहा है फूड ग्रेन्स, बेकार बेकार क्वालिटी का दे रहा है। प्लस में कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि फूड ग्रेन जो जो डीलर है राशन शॉप वाला, वो मार्केट में जाकर बेच दे रहा है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केट में ही जाकर बेच दे रहा है। ठीक है। लो क्वालिटी का दिख रहा है, दे रहा है, ढंग से दुकान खोल भी नहीं रहा है। दुकान गाँव में का राशन की दुकान डेली थोड़ी खोलता है, जब मन करता है तब जाकर दुकान खोल देता है। प्रॉपर ओपन टाइमिंग नहीं है राशन की दुकान का। तो ये तो काफ़ी डिफरेंस है। इस वजह से कई बार ऐसा क्या हुआ है ना कि आलोचना भी किया गया है, कई बार इसको क्रिटिसाइज किया गया बफर स्टॉक को, पीडीएस को, कि ये थोड़ा सा सिस्टम खराब कर रहा है। राइट। बट आफ्टर ऑल इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी या फिर बेस्ट स्कीम एवर, which at least give access to everyone for reaching to the food। एटलीस्ट इतने बेस्ट, भले ही चलो ठीक है फूड क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ज़्यादा फायदा में बेच रहा है, अपना फायदा देख रहा है, फूड ग्रेन्स चूहा जो उठा कर दिया या फिर रखे रखे सड़ के, ठीक है। बट एटलीस्ट इस स्कीम के थ्रू राशन की दुकान, फूड एटलीस्ट वैसे वैसे एरियाज तक पहुंच पाया जिसको हो सकता था इंडिया के बड़े बड़े नेता कभी जान भी नहीं पाते कि अच्छा ये एरिया इंडिया में है। अरे बाप रे, ये इंडिया का है, हो तो पता नहीं था। कर्मा गांव इंडिया में पड़ता है, पता नहीं था। इससे गांव वाले लोग जानते नहीं है, ठीक है। डोमन बीघा औरंगाबाद में है, पता नहीं था। इसकी वजह से पता चला। इसकी वजह से लोग, वैसे लोग जो मजबूर थे, जिनको कुछ था ही पता नहीं था कि हम लोग कोचिंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, वहां तक खाना पहुंच पाया, गरीबों तक खाना पहुंच पाया। ठीक है। तो एट लास्ट में क्या है कि ये एक बेस्ट ही स्कीम है इंडिया का। ठीक है। पीडीएस एक ऐसा स्कीम है, बेस्ट स्कीम है, जिसके थ्रू एटलीस्ट उन लोगों को तो खाना मिल पाता है जो 2 वक्त का रोटी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है। और बीपीएल वाले लोग, हालांकि अब देखो अब बहुत दिक्कत हो गया है, जो खास करके जो नॉन पुअर हैं, जो एपीएल में आते हैं, उनके लिए तो राशन की दुकान पे से तो बहुत दिक्कत है, खाना फूड रेंज पाना बहुत दिक्कत है। केरोसिन तो खत्म हो गया, कहानी केरोसिन मिलने का। ठीक है। तो ये कहानी था पीडीएस का, बफर स्टॉक का। ठीक है। और अब आते हैं हम लोग सबसे अपने लास्ट टॉपिक में, और हमको लगता है कि पूरे इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा, सबसे जल्दी यही खत्म हुआ है। तो अपने लास्ट में हम लोग आते हैं, लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कॉपरेटिव। रोल ऑफ कॉपरेटिव्स। रोल ऑफ कॉपरेटिव्स। देखो जो कॉपरेटिव्स कंपनीज होती हैं, तो वो क्या करती है ना कि लो प्राइजेस में जो आइटम है उसको प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। ठीक है। लोगों को लो, ये ना ही गवर्नमेंट की होती है ना ही प्राइवेट होती है। ठीक है। ये बीच बीच वाला है, ना इनने कहे ना उनने कहे, बीच वाला है। ना ही ना गवर्नमेंट का है ना प्राइवेट का है, बीच वाला कोऑपरेटिव है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव।
ये उन चीज़ों को बहुत लो प्राइसेस में बेचता है, गरीब लोगों को काफ़ी लो प्राइसेस में बेचता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमूल का। अमूल अमूल की वजह से देश में वाइट रेवोल्यूशन आया, उसने दूध को इतना कम प्राइस में बेचा। दूध, मक्खन, घी, पनीर, दही, इसको बहुत कम प्राइसेस में बेचा। सिमिलरली बात करते हैं मदर डेयरी के बारे में हम लोग। मदर डेयरी मदर डेयरी ये काफ़ी कम पैसे में क्या करती है, अ, दूध। दिल्ली में दिल्ली में तो काफ़ी घर घर में फेमस है मदर डेयरी भाई, दिल्ली में तो बहुत चलता है, ठीक है। कम पैसे में दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, गरीबों के लिए खास करके, हालांकि सब लोग इसमें इन्वॉल्व आते हैं, गरीबों के लिए खास करके इनका सोचना होता है कि हम लोग कम प्राइजेस में जो ग्रेन्स है या फिर जो फूड आइटम्स है या कुछ भी है उसको अवेलेबल करवाएं लोगों तक, ठीक है। इसमें एक महाराष्ट्र का कोई यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र का कोई यूनिवर्सिटी, हमको नाम नहीं याद आ रहा, महाराष्ट्र डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है कि क्या, वहाँ पे एक स्कीम स्कीम नहीं बोल सकते एक आइडिया है इसका, ग्रेन बैंक, फूड ग्रेन बैंक, ठीक है। जिस प्रकार मनी बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, उसी प्रकार वहाँ के स्टूडेंट्स का आइडिया है ग्रेन बैंक का। ग्रेन बैंक जिसमें वो लोग क्या कर सकेंगे, ग्रेन्स को जमा करके रख सकेंगे, ठीक है। ग्रेन्स को जमा करके रख सकेंगे और टाइम आने पे जिसको भी जरूरत होगा उनको ग्रेन्स प्रोवाइड करा सकेंगे। फार्मर से ग्रेन आया, उसको जमा करके रखा, बदले में उनको पैसे दिए। अब दूसरा कोई आएगा, उसको ग्रेन्स की जरूरत है तो उसको वहां से बैंक से ग्रेन, यानी कि मिला जुला के जैसा एक बैंक होता है, जैसा वहाँ बैंक का फेरबदल होता है पैसा में, सिमिलर यहाँ भी होता है वही फेरबदल पैसा में, ठीक है। और इसी तरह कई नए आइडियाज भी हैं, कई कोऑपरेटिव कंपनीज है जो काफ़ी क्या करती है, काफ़ी कम प्राइजेस में फूड आइटम्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, दही हो गया, ये सब चीज़ों को क्या करती है, बहुत कम प्राइजेस में लोगों को अवेलेबल कराती है, ठीक है। उसका सर वाइट रेवोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, अमूल। अमूल ने इतना कोऑपरेटिव है, अमूल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया उसने दूध, इतना प्रोड्यूस किया दूध उसने कि बिल्कुल इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एक बार इसको क्विक रिवाइज करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी जहाँ पे फूड अवेलेबल हो देश के अंदर, फूड अवेलेबल के साथ साथ हर किसी को एक्सेस हो फूड में, प्लस में हर कोई वहाँ पे फूड अफोर्ड कर सके, ठीक है। यानी कि चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो या फिर कोई एरिया हो या कोई बहुत बड़ा स्टेट हो, कंट्री हो, ग्लोबल लेवल पे हो, लोगों को सफिशियंट, सेफ, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड मिलता हो। फिर हम लोग समझे कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, तो जो गरीब लोग हैं, जो कमा नहीं सकते, जो 2 वक्त का रोटी नहीं जमा कर सकते, उनके लिए ज़रूरी है। प्लस में देश में कभी भी पैंडेमिक आ सकता है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कोई बीमारी फैल सकता है, भूखमरी फैल सकता है, ठीक है। उन चीज़ों के लिए भी अमीरों को भी इसकी मतलब नॉन पुअर को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। फिर हम लोग समझे थे कि कौन कौन फूड इनसिक्योर है, जहाँ पे हम लोग समझे थे कि अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में जो गरीब लोग हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, या फिर जो वैसे लोग जो अपना जीवनी बहुत मतलब किसी के ऊपर क्या बोल सकते हैं, खेतीहर मजदूर हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन लोग फूड इनसिक्योर है। फिर हम लोग कुछ समझे थे कि कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो अपने पिछड़ा होने के कारण थोड़ा सा फूड इनसिक्योर है, जैसा कि बिहार हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझे थे कि वैसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है, वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे थे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़े पीडीएस और बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में हम लोग पढ़े एमएसपी में कि भाई किसान लोगों को एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में पैसा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक है। वो मार्केट प्राइस से कम होता है, मतलब उसको बेचा जाता है मार्केट प्राइस से कम पे, और किसानों से फसल फूड ग्रेन्स को, अनाज को खरीद के, किसानों से अनाज को खरीद के और उसको राशन की दुकान पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना भी होता है कि भाई यहाँ पे फूड बहुत बर्बाद होता है, डीलर होते हैं वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, पैसा ज़्यादा ले लेते हैं, पैसा मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बफर स्टॉक में खाना जमा रहता है तो उसका ठीक से केयर नहीं होता है, सड़ जाता है, चूहा खा जाता है। फिर भी ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम स्टैंड करती है, क्योंकि वो हर किसी को एक्सेस देती है फूड का। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कोऑपरेटिव के बारे में कि कोऑपरेटिव किस तरह से हेल्प करती है फूड सिक्योरिटी इंडिया में, और वो पुअर लोगों को या बाकी इंडियन सिटीजन को या किसी कंट्री के भी सिटीजन्स को
वो लो प्राइजेस में चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। फॉर एग्जांपल मदर डेयरी हो गया, फिर अमूल हो गया, फिर वो हम लोग ग्रेन बैंक का कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा 9th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है, आज वो एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे।